बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा टॉपिक है आज का। लीनियर इक्वेशन को पहले हम डिफाइन करते हैं। जो वर्ड है पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें पहला जो वर्ड है, पहला जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वो लीनियर इक्वेशन है। व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें तमाम वेरिएबल्स जो है वो डिग्री वन के होते हैं, या दूसरे लफ्जों में डिग्री वन की लीनियर इक्वेशन, डिग्री वन की इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। लेट से मेरे पास एक इक्वेशन लिखिए A11 X1, A12 X2 और अप टू सो ऑन A1n Xn इज इक्वल्स टू B1। इस वाले इक्वेशन के अंदर X1 X2 अप टू सो ऑन Xn दीज आर द वेरिएबल्स। A11 A12 एंड अप टू सो ऑन A1 आर द कोफिशिएंट्स, जबकि B1 जो है ये हमारा कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल्स जो है इनकी डिग्री वन है, पावर वन है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जब वर्ड सिस्टम का आ जाए, जब भी आप मैथ्स में या फिजिक्स में सिस्टम का वर्ड यूज कर देते तो इसका मतलब है मोर देन वन की बात हो रही है। तो मैं इसमें एक ऐसा लीनियर सिस्टम लिखने जा रहा हूँ जिसमें हमारे पास m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है। मैं एक ऐसा लीनियर सिस्टम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास इसमें एक इक्वेशन हो गई, m इक्वेशंस लिखनी है। A21 X1 और A22 X2 और प्लस अप टू सो ऑन A2n Xn इज इक्वल्स टू B2। और इसी तरह से अप टू सो ऑन यहाँ पे आ जाएगा AM1 X1 प्लस AM2 X2 प्लस अप टू सो ऑन AMN। अच्छा, अब देखें ये जो आप अगर थोड़ी बात गौर से इसमें अगर आप नोटिस करें, जो मैं जिस तरह से लिख रहा था, किस तरह से लिख रहा था, इसमें मैं ये जो कोफिशिएंट्स हैं, पहले मैं इन कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। ये कोफिशिएंट्स क्या है? मेरे पास कोई कोफिशिएंट अगर मैं उठा लूं, एक जर्नल किस्म का कोफिशिएंट है AIJ। इसमें AIJ कोफिशिएंट जो है, ये IJ AIJ जो है, ये आप समझ लीजिए, ये इसमें AIJ के अंदर हमारे पास ये जो I है, ये I रोल प्ले कर रहा है कि आप कौन सी इक्वेशन की नंबर पे आप खड़े हुए, कौन से इक्वेशन नंबर पे आप खड़े हुए। जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल A21, इसका मतलब है इसमें जो पहला जो इसमें इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन के नंबर को। कौन से नंबर की इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। A11 इसमें जो पहला नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A12 का मतलब ये है कि इसमें जो पहला इंडेक्स लिखा हुआ है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है A43, इसका मतलब है मैं फोर्थ इक्वेशन पे खड़ा हुआ हूँ। इसी तरह से ये जो मेरे पास सेकंड J लिखा हुआ है, दिस J इज प्लेइंग रोल ऑफ कौन से नंबर का वेरिएबल, यानी कि ये वेरिएबल का नंबर बताता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो है आपने बोलूं A43 का मतलब होगा फोर्थ इक्वेशन का थर्ड वेरिएबल का कोफिशिएंट। ये AIJs क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये रोल जो है इस तरह से प्ले कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट नंबर को देखें, ये इक्वेशन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहाँ तक चली गई? mth इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशंस है आपके पास? m इक्वेशंस। और हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? अगर आप सिर्फ कोफिशिएंट को देखें, वन आपके पास जो सेकंड मैंने आपको बताया इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल का नंबर 1 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? n वेरिएबल्स। तो इधर n वेरिएबल्स आ रहा है, और वैसे नजर भी आ रहे हैं n वेरिएबल्स x1 से xn तक। और यहाँ पे भी आप देख लें कि कांस्टेंट्स ऐसी बात उतने ही होंगे, जितनी इक्वेशंस है उतने ही कांस्टेंट आएंगे, उससे ना कम ना उससे ज्यादा कांस्टेंट होंगे। ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है। अगर मैं आगे एक बात बोलूं कि यार ये जो लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, इस लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी हम मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिखें तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में फर्स्ट जो है, जिस तरह से आप पहले लिखते रहे हो कि इसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट अननोन के कोफिशिएंट्स आ जाते हैं A11
and A21 up to so on AM1. सेकंड कॉलम में सेकंड अननोन के कोफिशिएंट्स A12 A22 up to so on AM2 and up to so on A1n A2n up to so on AMN. अच्छा जनाब, अब इसी तरह से मेरे पास इसमें दूसरा मैट्रिक्स जो बनाया जाता है वो होता है हमारे पास मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर होता है जिसमें तमाम वेरिएबल्स आते हैं। ये AX इक्वल्स टू B वाली फॉर्म जो आप लोग पढ़ते रहे हो पहले क्रैमर रूल या मैट्रिक्स मेथड के अंदर, ये वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। x1 से लेके xn ये हमारे पास देयर आर n वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स वही होते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, b1 b2 अप टू सो ऑन bm। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल सेम तो खैर आप लोगों ने देखे ही है पहले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो वेरिएबल कम हो, या वाइस वर्सा नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन कम हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक जनरल फॉर्म में m और n की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। ये जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बना है दिस इज कॉल्ड, ये जिसमें हमारे पास आ रहे हैं कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स कहलाता है। ये अननोन्स का कॉलम वेक्टर है और ये मेरे पास b1 से लेके bm तक ये कांस्टेंट्स का कॉलम वेक्टर है। हम यूजुअली इनको इस तरह से लिखते हैं a x इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में हम यूजुअली लिख रहे होते हैं इसको। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए कि ये जो मेरे पास प्रीवियस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसमें ये बताइए कि हाउ मेनी रॉस एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें नंबर ऑफ रॉस जो है m है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर n। तो यानी कि a का ऑर्डर क्या है m बाय n। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं x का ऑर्डर बताइए कॉलम वेक्टर x का, तो ये कॉलम वेक्टर है हाउ मेनी रॉस आर देयर, कॉलम तो एक ही है, रॉस इसमें n रॉस नजर आ रही है, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो ऑर्डर है वो n बाय 1 है इज इक्वल्स टू b का ऑर्डर। अगर मैं आपसे बोलूं कि b का ऑर्डर बताइए, तो b के ऑर्डर के बारे में आप कहेंगे कि इसमें रॉ m है और कॉलम इसमें 1 है, तो यानी कि b का ऑर्डर m क्रॉस 1 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, हम ये कहते हैं कि व्हेन दीस टू नंबर्स n और n सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सही है। तो एनीवे मेरे पास लिखा हुआ है a m क्रॉस n। मैं यहाँ से एक चीज आपको फोकस कराना चाह रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है a का ऑर्डर m क्रॉस n। ये जो मेरे पास a लिखा हुआ है इसमें m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, m is number of columns। what is n? n के बारे में आप कहेंगे कि n is m is number of rows and n के बारे में आप कहेंगे number of columns है। ये तो वैसे आपने मैट्रिक्स को देख के बताया। पीछे आपने क्या लिखा था, पीछे आपने कहा था m जो है ये नंबर ऑफ इक्वेशंस है और n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। उसी सिस्टम का आपने लीनियर मैट्रिक्स बनाया और इधर आप कह रहे हैं कि m जो है नंबर ऑफ रॉस है और n नंबर ऑफ कॉलम है। तो यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो नंबर ऑफ रॉस है ये रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर इन लीनियर सिस्टम। और नंबर ऑफ कॉलम्स ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे भी काम आता है कि नंबर ऑफ रॉस, अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सिर्फ देख के आप आइडिया बता सकते हो कि हाउ मेनी वेरिएबल्स एंड हाउ मेनी इक्वेशंस विल बी देयर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने इधर डिस्कस की। वैसे तो देखा जाए बहुत ही
ट्रिवियल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी अंडरस्टूड सी चीज है, लेकिन ये काम की बात है, काम का पॉइंट है जो कि हमें आगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ते में काफी काम आता है। अच्छा, लीनियर सिस्टम के सोल्यूशन निकालना, कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन निकालने की बात हो तो इसका मतलब है कि अननोन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करना कि सच दैट उसको लीनियर सिस्टम में जब सब्स्टिट्यूट किया जाए उसको सेटिस्फाई करे। मैंने कहा लीनियर सिस्टम को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब है कि लीनियर सिस्टम में तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना उन वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए जरूरी है। वेरिएबल की जो वैल्यूज आ रही है अगर मैं उनको सब्स्टिट्यूट करूं तमाम इक्वेशंस में, तमाम को सेटिस्फाई करेगी। अगर किसी एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैं उसको सोल्यूशन का नाम नहीं दूंगा। तो सोल्यूशन के ये तो खैर मीनिंग है कि आप जब उसको वापस ऐसी वैल्यू फाइंड करें कि जब आप उसको वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो उसको सेटिस्फाई करें। अच्छा, लीनियर सिस्टम का सॉल्व करना हो या सोल्यूशन निकालने के वैसे ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? सोल्यूशन निकालने का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ऐसे मतलब पॉइंट्स निकालो जहां पे ये जो आपके पास कर्व दिए हुए हैं जो भी चीज के, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, ये मतलब होता है सोल्यूशन निकालने का ज्योमेट्रिकली मतलब ये होता है। अब देखा जाए लीनियर सिस्टम अगर ऐसा दे दिया जाए जिसमें दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस हों, मैं इस तरह से बात स्टार्ट करता हूँ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। लेट से मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एक लेट से मेरे पास एक लीनियर सिस्टम गिवन है। इसमें लीनियर सिस्टम को मैं सॉल्व, अच्छा इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड यू लाइक, जो आपको अभी तक प्रीवियसली जितनी नॉलेज है जो सा मेथड दिल चाहे अप्लाई करें। इधर मैं आपको जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है इनके सॉल्यूशंस की वो थोड़ा सा हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो इसको वैसे तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मुझे इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आसान लग रहा है। मैं इसको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं बाय ऐडिंग दीज टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन जब आप ऐड करोगे तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट 4x इज इक्वल्स टू 15, और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 15 अपॉन 4 आ जाएगी। आप एक काम ये कीजिए, ये जो x की वैल्यू आई है इस x की वैल्यू को आप जो है इसको वापस पुट कर दीजिए। आप इसको वापस पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15 के अंदर, सॉरी इज इक्वल्स टू 3 के अंदर। आपने इनको सॉल्व किया, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, इसका सोल्यूशन आपने निकाल लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया है। मतलब इधर से मैं असल में जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास जब इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन जो आता है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। वी नो दैट दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस, ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जो के बनाए जा सकते हैं इजीली। आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3, यानी कि इन दिस केस स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस 3। और अगर सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं मेरे पास आ जाएगा माइनस 3x प्लस 12 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 12। मैं रफली इसकी फिगर्स प्लॉट करूंगा। आप जब इन को प्लॉट करेंगे तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप 1 नजर आ रहा है, y इंटरसेप्ट इज माइनस थ्री विल लाई समवेयर हेयर, यानी कि लाइन जो है
इसका स्लोप 1 है, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है समथिंग लाइक दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरी स्ट्रेट लाइन की, उसका स्लोप इज -3 एंड y इंटरसेप्ट इज 12, तो माय स्ट्रेट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ये 12 है और -3x है, तो मेरे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, यानी कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो मैंने आपसे कहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो आपके पास कर्व दिए हुए है, वो सोल्यूशन होता है। तो ये आपका बेसिकली दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी 15/4, 3/4। अगर आप देखें इस वाले केस में, ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो आपने सोल्यूशन इसमें आपने निकाला है, इस सोल्यूशन में हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू आर गेटिंग, एक ही पॉइंट है जिसपे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि हियर वी आर गेटिंग यूनिक सोल्यूशन। ये एक एग्जांपल है जो कि हमने अभी सॉल्व किया। अच्छा, ये हमारे पास एक और एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मैं करूंगा ये इसको इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x -2y इज इक्वल्स टू 6, और मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है -4x + 2y is equals to -6। if I add these two equations, मेरे पास यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली जब ये सब कुछ कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला, 0 is equals to 0। तो 0 is equals to 0 इज अ ट्रू थिंग, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि सोल्यूशन इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे 0 is equals to 0 इज अ ट्रू थिंग, तो ये आपके पास सोल्यूशन मैं ये कहूंगा कि एग्जिस्ट करता है। क्या सोल्यूशन है, हम जरा इसको समझने के लिए इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर मैं इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा y = 2x - 3, और मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन का जो मेरे पास वही सेम बन जाएगा, y = 2x - 3। अगर आप इसको -2 से डिवाइड कर दें तो वही अबव वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो y = 2x - 3। इसका स्लोप जो है इसका स्लोप इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज -3। बोथ द इक्वेशन हैव सेम स्लोप्स एंड सेम y इंटरसेप्ट, तो यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इधर क्या हो रहा है। इधर आपके पास y इंटरसेप्ट -3 है, यानी कि दिस इज योर y इंटरसेप्ट, और स्लोप इज 2, यानी कि ये दो लाइंस हैं जो कि ओवरलैपिंग है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ये गैप भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसी बात है, मैं वैसे बना रहा हूँ रफली। तो ये मेरे पास दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। दो सेम लाइंस कह लें या ओवरलैपिंग लाइंस भी हम इसको कहते हैं, इसको हम ओवरलैपिंग लाइंस कहते हैं। दो लाइंस जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो कितने पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो दो लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, तो यानी कि मैं कहूंगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, यानी कि इस एग्जांपल में मुझे नजर आ रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मैं इस मेथड से इसका सोल्यूशन निकाल नहीं पाया, उसका मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको इसमें एक फिगर बना के समझ में आ रहा है कि इस एग्जाम्पल में देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अभी इस तरह के केसेस भी हमारे पास एनकाउंटर करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी, और भी एक नया मेथड जो है हम डिस्कस करेंगे, उसमें इस तरह के जो है सोल्यूशंस है वो किस तरह से डील किए जाते हैं, किस तरह से होते हैं, वो हम देखेंगे। बहरहाल अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप 0 = 0 पे आके स्टक जरूर हो जाएंगे, लेकिन ये मतलब इसका हरगिज नहीं है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सोल्यूशन आपने देखा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ओके, व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अगेन मैं काम ये करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
और इक्वेशन नंबर 2 है, दैट इज 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मुझे नजर आ रहा है कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में कुछ कांस्टेंट्स हैं जो कि सरवाइव करेंगे। यानी कि यहाँ पे तो जीरो हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जीरो इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। अब जीरो इज इक्वल्स टू 4 आपको पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो चीज आ रही है एक इम्पॉसिबल सी चीज है। या दूसरे लफ्जों में आप बोल सकते हैं कि एक नॉनसेंस किस्म की चीज आ रही है कि भाई जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जब भी आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सोल्यूशन इस तरह के केस में जब भी जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आए, जीरो इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि इसका देयर इज नो सोल्यूशन का केस है। और इसको आप ज्योमेट्रिकली, इसके मीनिंग क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या बनता है, ये इसको समझने के लिए मैं अगर इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा y 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, या बल्कि 4 को भी उधर जाके डिवाइड कर दें अगर हम, 4 पे तो लिखने की क्या जरूरत है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ये हो जाएगा 3 और 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया यानी कि एक लाइन मिल गई मुझे जिसका स्लोप जो है 3/4 है एंड y इंटरसेप्ट इज 1/2। और व्हाट अबाउट दिस लाइन, इस लाइन में मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x/4 आ जाएगा, इसका स्लोप जो है 3/4 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट 0 है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इक्वेशन के अंदर भी कांस्टेंट जीरो हो जाए उसमें का मतलब होगा कि वो जो है वो चीज जो है ओरिजिन से पास होगी। कांस्टेंट जब भी जीरो हमेशा याद रखिएगा वो चीज ओरिजिन से पास होती है। तो यानी कि मेरे पास ये दो तरह की इक्वेशंस है। एक इक्वेशन ऐसी है जो कि जिसका y इंटरसेप्ट हाफ है, एक इक्वेशन ऐसी है जिसका y इंटरसेप्ट 0 है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन विल बी दिस। दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। हमने बात पहले पढ़ी होगी आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर या प्रीवियसली कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप आर इक्वल। तो देयरफॉर वी कैन से दैट these two lines are parallel, therefore no solution exists in this case। तो यानी कि हम इधर कह सकते हैं ये जो एग्जाम्पल थी इसमें नो सोल्यूशन। और क्यों नहीं आ रहा, ज्योमेट्रिकली भी हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दो लाइंस पैरेलल हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये बात हमारे पास तीन तरह के केसेस आ चुके हैं। यानी कि लीनियर सिस्टम में हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आती हैं। जब भी आप उसका सोल्यूशन निकालने की तरफ जाते हैं तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम एनकाउंटर करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप जब उस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करेंगे देयर विल बी नो सोल्यूशन, जैसे अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा। ऐसा हो सकता है कि आप लीनियर सिस्टम को सॉल्व करें, आपको एक ही सोल्यूशन मिल जाए, यूनिक सोल्यूशन मिल जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके पास लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने पे सिर्फ यही तीन पॉसिबिलिटी होती हैं जब भी लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब भी आप लीनियर सिस्टम को सॉल्व करें और अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन ना आए तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं दैट सिस्टम इज सेड टू बी, देखिए सिस्टम को कहा जाता है, सिस्टम का नाम है जिसमें नो सोल्यूशन आया, सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट।
सोल्यूशन का नाम नहीं, सिस्टम का नाम होता है इनकंसिस्टेंट। और जब भी आपके पास सॉल्व किया आपके पास कोई सोल्यूशन आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आ जाए, इनके अलावा और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, या तो एक आएगा और अगर एक से ज्यादा आएंगे तो इनफाइनाइट आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 सोल्यूशन आ जाए, 4 सोल्यूशन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये अगर आएगा सोल्यूशन तो इन दो में से कोई सा आएगा। तो ऐसे सिस्टम में जब भी सोल्यूशन आ जाए, कोई सा भी पॉसिबिलिटी हो, इसको हम कहते हैं सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट कहलाता है, जिसमें सोल्यूशन आ जाए। तो हमारे पास ये सोल्यूशन में 3 पॉसिबिलिटी है। सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। एक बात बस और करके मैं आज के लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। ये जो आपका लीनियर सिस्टम है ना, ये 2 तरह का होता है। एक कहलाता है, एक का नाम होता है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। अच्छा, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम शॉर्ट में लीनियर सिस्टम का नाम दे रहे हैं। एक होता है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, एक होता है आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसमें तमाम कांस्टेंट्स, ये जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं, ये तमाम कांस्टेंट्स अगर जीरो आ जाए, ऑल कांस्टेंट्स आर जीरो, तो ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहलाता है। और व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कांस्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ax इज इक्वल्स टू b आ जाए, यानी कि आप कह सकते हो एटलीस्ट उसको हम नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहते हैं। तो ये लीनियर सिस्टम की 2 टाइप्स हैं। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन है जो कि हम आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन वो आगे का जो डिस्कशन है उससे पहले लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के 2 नए मेथड्स हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये 2 नए मेथड्स हैं जो कि पहले हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर मतलब फर्दर डिस्कशन करेंगे।